सूरज की पहली किरणों के साथ ही रामपुर गांव की नींद खुल जाती है। ये उत्तर भारत का एक छोटा सा बेहद खूबसूरत गांव है, जहां वक्त थोड़ा धीरे चलता है और प्रकृति के करीब जिंदगी सांस लेती है। सुबह के 5:30 बजे रामपुर में हर तरफ जिंदगी तेजी से जाग जाती है। कोई सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है, तो कोई अपने घर के बाहर बनी छोटी छोटी दुकानों को संभालने में जुट जाता है। दोपहर ढलने लगी थी और रामपुर के बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरने ही वाला था कि तभी धूल उड़ाती हुई एक पुरानी बस आकर रुकी। बस से उतरने वालों में एक थका हारा आदमी और उसकी पत्नी थे। उस आदमी का नाम श्याम था। उसके चेहरे पर शहर की भागदौड़ और बेरोजगारी की शिकन साफ झलक रही थी, और साथ में उसकी पत्नी थी। चलते चलते गांव के चौराहे पर पहुंच गए और वहां कुछ गांव के बुजुर्ग बैठे थे और श्याम ने उनसे पूछा, काका, हम बहुत दूर से आए हैं काम की तलाश में। न हमारे पास रहने को है, न खाने, न कोई काम है। काका, क्या आप बता सकते हैं कोई काम, रहना सहना? अरे कौन हो तुम लोग? दिखने में तो एकदम जवान लग रहे हो। इस छोटे से गांव में क्या काम मिलेगा तुम्हें? शहर की चमक धमक छोड़कर इस धूल मिट्टी में क्या कर लोगे? क्या करे काका, बहुत मजबूरी थी, तभी शहर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बस एक ठिकाने और 2 वक्त की रोटी की जरूरत है, ताकि इज्जत से जी सके। तो एक काम करो बेटा, तुम लोग सेठ धनराज के पास चले जाओ। वो गांव के बड़े आदमी हैं। वो तुम्हें अपने खेतों या हवेली पर काम भी दे देंगे और जरूरत पड़ने पर थोड़ा ब्याजी पैसा भी दे देंगे, ताकि तुम अपना कोई छोटा मोटा काम या गुजर बसर शुरू कर सको। काका की ये बात सुनने के बाद दोनों वहां से सेठ धनराज की हवेली की तरफ चल पड़े। गांव की कच्ची धूल भरी सड़क से गुजरते हुए कुछ ही देर में वे एक बड़ी सी ईंटों और पुरानी नक्काशी वाली हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली के बाहर एक बड़ा सा बरामदा था, जहां नीम के पेड़ की ठंडी छांव में कुछ लोग हिसाब किताब कर रहे थे। सेठ जी, राम राम। पीछे किसी ने बताया कि आपके पास रहने के लिए कमरा किराए पर मिल जाता है और जरूरत पड़ने पर ब्याज पर पैसे भी मिल जाते हैं। राम राम भाई, सही सुना है तुमने। रहने को कमरा भी मिल जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर ब्याज पर रुपया भी मिल जाएगा। पर पहले ये तो बताओ कि हो कौन तुम दोनों? इस गांव में तो पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। सेठ जी, हम शहर से आए हैं, बहुत मुसीबत में फंस गए थे, तो सब कुछ छोड़कर यहाँ रामपुर आ गए। चौराहे पर ताऊ रूपचंद और मुंशी काका ने आपके पास भेजा है। हमें बस मेहनत मजदूरी के लिए कोई काम और सिर छुपाने को एक ठिकाना चाहिए। कमरा तो हवेली के पीछे बना हुआ है, साफ सुथरा है। महीने का किराया 300 रुपये लगेगा, और जहाँ तक पैसे की बात है 50,000 रुपये तक का कर्ज मिल जाएगा, पर ब्याज 2 रुपया सैकड़ा 2% मासिक लगेगा। समय पर ब्याज और मूल चुकाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। बोलो, मंजूर है? सेठ जी, कमरा और कुछ पैसे दोनों की सख्त जरूरत है। आप जो कह रहे हैं वो हमें मंजूर है। बस आप हमें काम पर रख लीजिए और ये ठिकाना दे दीजिए। हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन श्याम की पत्नी को हवेली में काम करना मंजूर नहीं था और वो हिम्मत जुटाकर बोली, सेठ जी, बुरा मत मानिएगा, हम किसी के यहाँ नौकरी या मजदूरी नहीं करना चाहते। हम अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, ताकि इज्जत से अपनी कमाई खा सके। बस उसी काम के लिए हमें 50,000 रुपए की जरूरत है। अच्छा, नौकरी नहीं करनी, खुद का काम करना है। बिना पूंजी और अनुभव के इस गांव में कौन सा तीर मार लोगे? चलो, 50,000 रुपये तो मिल जाएंगे, ब्याजी रुपया भी दे दूंगा। पर याद रखना, दुकान खोलो या कोई ठेला लगाओ, हर महीने की पहली तारीख को ब्याज और मूल की किस्त मेरी हवेली पर चुकानी होगी। हिसाब में जरा भी हेर फेर बर्दाश्त नहीं होगा। सेठ जी, आप बस रुपए का इंतजाम कर दीजिए। हम अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पाई पाई समय पर चुका देंगे। मुंशी जी, ले आओ वो स्टैम्प पेपर और बही खाता। इनका 50,000 का हिसाब लिखो और पीछे वाले कमरे की चाबी इन्हें सौंप दो। श्याम और उसकी पत्नी ने मुंशी के पास कागजी कार्रवाई पूरी करके 50,000 रुपए लिए और राहत की सांस लेते हुए
हवेली के पीछे बने कमरे की तरफ चल पड़े। अब घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास पैसे भी आ गए हैं और सिर पर छत भी। कल सुबह उठकर सबसे पहले बाजार चलेंगे। देखते हैं कि इस 50,000 में कौन सा छोटा सा काम शुरू किया जा सकता है जिससे हमारी गाड़ी पटरी पर आ जाए। श्याम, भूल मत कि हम घर से भाग कर आए हैं। अगर इस 50,000 से कुछ ना कर सके ना, तो ना इधर के रहेंगे और ना उधर के, कहीं के नहीं रह जाएंगे। मुझे सब याद है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये 50,000 सिर्फ रुपए नहीं, हमारी जिंदगी और इज्जत का सवाल है। एक एक पाई का ऐसा हिसाब रखेंगे और दिन रात ऐसी मेहनत करेंगे कि किस्मत को भी झुकना पड़ेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही श्याम और उसकी पत्नी तैयार होकर रामपुर के मुख्य बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार में पहुंचकर उन्होंने हर छोटी बड़ी दुकान, ठेले और लोगों की आवाजाही को गौर से देखा। किसी ने सब्जी का ठेला लगाया था, तो किसी ने चाय नाश्ते की छोटी सी टपरी। कुछ लोग अनाज और किराने के सामान की खरीद बिक्री में लगे थे। देखो श्याम, सब्जी के ठेले में लागत कम है और रोज नकदी हाथ आ जाती है, पर इसमें रोज सुबह मंडी के चक्कर काटने पड़ेंगे और माल खराब होने का डर भी रहता है। श्याम ने सिर हिलाया और सोच में पड़ते हुए बोला, या फिर हम सब्जी के बजाय पानी पूरी का ठेला लगा लें। गांव में बच्चों से लेकर बड़ों तक चटोरे लोगों की कमी नहीं है। शाम के समय चौपाल या बाजार में इसकी बहुत मांग रहती है और इसमें लागत भी कम लगती है। हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। पानी पूरी का स्वाद ऐसा है कि लोग खिंचे चले आते हैं और इसमें पैसे भी तुरंत नगद हाथ में आते हैं। चलो फिर बिना देर किए ठेले और बाकी सामान का इंतजाम करते हैं। उन्होंने पानी पूरी लगाने की पक्की ठान ली और 50,000 रुपयों में से कुछ पैसे बचाकर बाकी से ठेले का इंतजाम किया। इसके बाद वे बाजार से पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, नींबू और चाट मसाले जैसी सभी जरूरी चीजें लेकर खुशी खुशी अपने कमरे पर वापस आ गए। अगले दिन सुबह सुबह जब उन्होंने ठेले पर सामान सजाना शुरू ही किया था, तभी आसमान में काले बादल घिराए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब क्या करें, हमारी तो किस्मत ही खराब है। जो ठीक काम शुरू करने वाले दिन ही ये मूसलाधार बरसात होनी थी। लगता है ऊपर वाले को हमारी तरक्की मंजूर ही नहीं है। कुछ नहीं होता, चलो हिम्मत रखो। अगर किस्मत में कुछ होना लिखा होगा तो होकर रहेगा, लेकिन ऐसे घर बैठकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे और पेट कैसे भरेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। रोने धोने से कर्ज थोड़ी उतरेगा। बारिश रुकने का इंतजार करते हैं और जैसे ही फुहार थमती है हम ठेला लेकर गली गली निकल पड़ेंगे। चटोरे लोगों को मौसम की परवाह कहां होती है। बारिश में और चटपटा खाने का मजा आता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अगर इस तरह बारिश का इंतजार करते रहे तो सारा सामान यही रखे रखे खराब हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। चलो छाता लेते हैं और ठेले को तिरपाल से अच्छी तरह ढककर अभी निकल पड़ते हैं। मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। रास्ते सुनसान थे और लोग ठंडी हवा से बचने के लिए गांव की एक छोटी सी चाय की टपरी पर जमा होकर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे। हालात भांपते हुए श्याम के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी पत्नी से कहा, गांव के अंदर गलियों में तो अभी कोई निकलेगा नहीं, लेकिन ये चाय की टपरी देखो, यहाँ पहले से ही काफी लोग जमा हैं। बारिश में गर्मा गर्म चाय के साथ कुछ तीखा चटपटा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हम अपना ठेला यहीं इस टपरी के पास ही लगाते हैं। तभी चाय पीते हुए गांव का एक आदमी उनके पास आया और तिरपाल के नीचे से झांकते हुए मुस्कुराकर बोला, अरे भाई, इस झमाझम बारिश में पानी पूरी का ठेला ले आए। हम तो यहाँ ठंड से बचने के लिए चाय पी रहे थे, पर सच कहूँ तो इस मौसम में चाय के बाद कुछ तीखा और चटपटा खाने का मज़ा ही कुछ और है। लगा दो एक प्लेट, ज़रा हम भी तो देखें कि तुम्हें पानी पूरी बनानी कैसी आती है। ये सुनकर श्याम और उसकी पत्नी के चहपत्नी ने जल्दी से एक दोना उठाया और उसमें करारी पूरी फोड़कर मसालेदार आलू और पुदीने हरी मिर्च का तीखा ठंडा पानी भरकर
उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। पास खड़े बाकी लोग भी अब उत्सुकता से उन्हें ही देख रहे थे। रे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वाह बेटा, मजा आ गया। इस बारिश के मौसम में तुमने जो ये पुदीने वाला चटपटा पानी बनाया है ना, सच बताओ मजा आ गया तुम्हारी पानी पूरी खाकर। उस आदमी की इस तारीफ को सुनकर चाय की टपरी के पास खड़े बाकी लोगों के मुंह में भी पानी आ गया। एक एक करके टपरी पर बैठे सारे लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर ठेले के पास आ गए और बोले, अरे भाई, जरा हमको भी खिलाओ एक प्लेट। जब इतनी तारीफ हो रही है तो हम पीछे क्यों रहें? अरे भाई साहब, जरा पीछे की महिलाओं को भी तो देखो। मेरी हाइट कम है तो क्या हुआ, सब तुम लोग आगे खड़े हो गए। एक प्लेट बहन, मेरे लिए भी लगाओ। जी बहन जी, बिल्कुल। लीजिए, आपके लिए सबसे तीखी और चटपटी प्लेट अभी लगाती हूँ। देखते ही देखते ठेले पर रखी पानी पूरी और मसाले तेजी से खत्म होने लगे। शाम की हल्की फुहारों के बीच ग्राहकों की भीड़ अभी भी कम नहीं हुई थी और हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। चाय की पहली चुस्की लेते ही शाम की आंखों के सामने एक पल के लिए उसके अपने घर का चौका, माँ का चेहरा और वो गांव की गलियां घूम गई जहां से वे सब कुछ छोड़कर भागे थे। उसकी पत्नी ने भी शायद वही महसूस किया था, क्योंकि उसने चाय का गिलास नीचे रखा, अपने घुटनों पर सिर झुका लिया और दबी आवाज में बोली, काम तो आज बहुत अच्छा हुआ शाम। पेट की आग भी बुझ जाएगी और कर्ज भी उतर जाएगा। लेकिन न जाने क्यों आज भी जब ये अंधेरा कमरा चारों तरफ से घेरता है तो घर की याद सीने में चुभने लगती है। क्या हम कभी अपने घर वापस जा पाएंगे? हम लौटेंगे, लेकिन इस तरह भागे हुए चोर की तरह नहीं, बल्कि सिर उठाकर अपना सारा कर्ज चुकाकर और अपनी मेहनत के दम पर। तब तक हमें मजबूत बनना ही होगा। समय के पहिए के साथ साथ शाम और उसकी पत्नी की किस्मत का पहिया भी घूमता चला गया। दिन रात की धूप, बारिश और हर मौसम की मार झेलते हुए उन्होंने अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं आने दी। ग्राहकों के साथ उनका मीठा व्यवहार और पानी पूरी का लाजवाब स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। बचत बचत करके और पाई पाई जोड़कर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उन्होंने सेठ धनराज का पूरा कर्ज चुका दिया और अपने नाम पर एक पक्की बड़ी सी दुकान का सौदा पक्का कर लिया। शाम, इतने साल हो गए घर से भागे हुए। आज हमारे पास सब कुछ है, अपनी दुकान है, इज्जत है, पैसे हैं, लेकिन मन की खुशी आज तक नहीं मिली। जानता हूँ, दिल के किसी कोने में आज भी वो अधूरापन वैसे ही बैठा है। जब हम यहाँ आए थे तो मकसद सिर्फ पेट पालना और कर्ज चुकाना था। हमने वो कर दिखाया, दुकान भी बना ली, लेकिन जिससे रिश्ता टूटे, अगर वही अपने हमें अपना ले तो इस दुकान और इन पैसों की चमक भी फीकी लगने लगती है। शाम और उसकी पत्नी अपने अतीत के दर्द और गांव की यादों में डूबे ही थे कि तभी अचानक, दरवाजा खोलो, कोई है घर में? दरवाजा खोलो। दरवाजे की कुंडी हिलती देख शाम की पत्नी की धड़कनें और तेज हो गईं। डर और आशंका के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर जैसे ही दरवाजा पूरा खोला तो सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। दरवाजे की कुंडी खुलते ही जब शाम और उसकी पत्नी ने सामने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दहलीज पर कोई और नहीं बल्कि लड़की के अपने माता पिता खड़े थे। माता पिता को अचानक अपने सामने देखकर शाम की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका गला रुंध गया और कांपते हुए होठों से बस इतना ही निकल पाया, माई बाप, आप अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे पगली, अपनी बेटी और दामाद की मेहनत की खुशबू जब दूर गांव तक पहुंची तो दिल कैसे मानता। तुम्हारे पापा ने हमें साथ लिया और सीधे तुम्हारी इस दुकान पर खींच लाए। हम तो बस तुम्हें देखने आए थे कि मेरे बच्चे परदेश में कैसे जी रहे हैं। बेटा, हमें माफ कर देना। उस समय हालात और समाज के डर से हमने मुंह मोड़ लिया था, पर आज तुम्हारी इस इज्जत और मेहनत को देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हमें पराया समझकर दूर मत करना। शाम ने आगे बढ़कर अपने सास ससुर के पैर छुए। उसकी आंखों से भी खुशी की धारा बह निकली।
उसने भारी गले से कहा, बापू, अब कोई पराया नहीं है। ये दुकान और ये घर अब हम सबका है। श्याम और उसकी पत्नी ने आगे बढ़कर माता पिता दोनों को ही दिल से गले लगा लिया। उस आगोश में बरसों का अकेलापन, संघर्ष और घुटन जैसे एक ही पल में घुल गईं। अब वहां कोई पराया नहीं था। सबने एक दूसरे को अपना लिया था।